हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज शुरू करेंगे हम क्लास 7th का एसएस सब्जेक्ट एसएस सोशल साइंस। तो सोशल साइंस जो एसएस सब्जेक्ट है उसको भी हम तीन कैटेगरी में या फिर तीन डिवीजन में बांट सकते हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सिविक्स। ओके। तो हिस्ट्री में हमारे कौन सी टॉपिक्स होते हैं। पास्ट की बातें होती हैं, हर एक किंग या फिर कोई कौन सा पर्सन आके गया हमारी कंट्री में, उन्होंने क्या क्या बनाया। आर्किटेक्चर मतलब कि बिल्डिंग्स या टेम्पल्स या फिर जो जो चीज़ें बनाई वो चीज़ें हम इसमें देखते हैं। या फिर कल्चर कैसा था पास्ट में, किस तरह से लोग रहते थे। कल्चर मतलब कि वे ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका, वो होता है कल्चर। तो पास्ट में लोग कैसे रहते थे, सारी पास्ट की बातें होती है, मतलब कि हिस्ट्री होती है। ठीक है। फिर जियोग्राफी, जिसमें हम पूरे प्लेनेट के बारे में देखते हैं, मैप्स होती है, अलग अलग लोकेशंस के बारे में देखते हैं। या फिर नेचर या एनवायरनमेंट के बारे में टॉपिक्स होती है। ओके। और थोड़ा बहुत साइंस भी होता है, तो वो होता है जियोग्राफी। फिर सिविक्स, सिविक्स में हम गवर्नमेंट के बारे में देखते हैं, रूल्स रेगुलेशन, जो अलग अलग चीज़ें बनाती है गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, है ना। और सोशल लाइफ, जैसे कि अभी इस ज़माने में सोसाइटी में क्या चल रहा है वो हम देखते हैं सिविक्स में। ठीक है। और मनी रिलेटेड टॉपिक्स भी बहुत सारे आते हैं। तो अभी हम हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे। हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में देखेंगे हम, है ना, क्योंकि हम इंडिया के रहवासी हैं। इंडिया, इंडिया को हम पहले क्या बोलते थे, भारत या फिर हिंदुस्तान। हिंदुस्तान क्यों बोलते थे, क्योंकि इस कंट्री में पहले सिर्फ हिंदू रिलीजन चलता था। अभी तो अच्छी बात है कि बहुत सारे रिलीजन है, हर एक तरह के रिलीजन के लोग इस कंट्री में रहते हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, पहले तो सिर्फ हिंदू रिलीजन था, तो इसलिए हिंदुस्तान बोलते थे पहले। और हिंदुस्तान सिर्फ जब हिंदू रिलीजन था तब थे राजपूत। राजपूत एज जब चल रही थी तब पूरे कंट्री में सिर्फ हिंदू रिलीजन था, हिंदू कल्चर ही अलाइव था। ठीक है। इसलिए हमको राजपूत के बारे में पहला चैप्टर दिया हुआ है, क्योंकि उधर ही पूरा हिंदू रिलीजन खत्म होता है और दूसरे कंट्री के किंग्स, दूसरे दूसरे रिलीजन के किंग्स यहाँ पे आकर के अपना अपना रिलीजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हमको इस हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में राजपूत के बारे में ही शुरुआत की गई है। राजपूत के पहले भी बहुत सारे किंग आए, बहुत सारे किंग गए, लेकिन राजपूत से ही शुरू करनी है, क्योंकि राजपूत एज खत्म होते ही हमारे इंडिया की हिस्ट्री का क्लाइमैक्स आता है ना। वो कैसे आता है हम देखेंगे, क्योंकि राजपूत एज खत्म होगा उसके बाद ही अलग अलग कंट्रीज के किंग्स आएंगे, अलग अलग रिलीजियन आएंगे, सुल्तान आएंगे, मुगल्स आएंगे। हमारे सेकेंड और थर्ड चैप्टर भी कुछ इस तरह से, सेकेंड चैप्टर है हमारा दिल्ली सल्तनत, थर्ड चैप्टर है हमारा मुगल्स के बारे में, है ना। तो ये हमारे टेक्स्ट बुक में पहले के शुरुआत के जो चैप्टर्स हैं वो हिस्ट्री के रिलेटेड हैं। उसके बाद सेंटर में जो चैप्टर्स हैं वो हमारे जियोग्राफी के हैं, और लास्ट के चैप्टर्स हैं सिविक्स के बारे में। तो हिस्ट्री, भारत की इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि है राजपूत एज, न्यू रूलर्स एंड स्टेट्स। राजपूत के बारे में क्यों पढ़ना है हमने अभी बताया ना, क्योंकि इनके बाद ही हमारे हिस्ट्री का क्लाइमेक्स शुरू होगा। तो इनका एज कितने साल तक चला वो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन में। 700 एडी से 1200 एडी। एडी मतलब कि आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, या फिर एनो डोमिनी भी बोलते हैं। जीसस क्राइस्ट की डेथ के बाद जो भी साल आते हैं उसमें हम एडी लगाते हैं। तो 700 एडी से 1200 एडी मतलब कि 500 साल, ऑलमोस्ट 500 ईयर्स तक राजपूत का एज चला, राजपूत रूलर्स की किंगडम चली, है ना। तो उसमें भी बहुत सारे किंग्स थे, अलग अलग थे, सबके बारे में हम देखेंगे। नॉर्थ इंडिया में कौन था, साउथ इंडिया में कौन था। तो शुरुआत हुई थी हर्षवर्धन और पुलकेशी टू से। पूरे इंडिया में हिंदू रिलीजन तो था ही, और उनमें से नॉर्थ इंडिया को अच्छे से संभाल रहे थे हर्षवर्धन। पूरे नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ पार्ट को हर्षवर्धन अच्छे से संभाल रहे थे, और साउथ पार्ट को पुलकेशी टू नाम के किंग थे, वो अच्छे से चला रहे थे। लेकिन इन दोनों की डेथ के बाद ही पूरा नॉर्थ इंडिया में अलग अलग किंग्स आते गए, और साउथ इंडिया में पुलकेशी टू की डेथ के बाद अलग अलग किंग्स आते गए। पहले ये दो अच्छे से संभाल रहे थे, इनकी डेथ हुई तो सब डिवाइड हो गया और राजपूत का ही रूल था, लेकिन बहुत सारे किंग संभालते गए। समझ में आ रहा है। जैसे आपके क्लासरूम की बात की जाए, स्कूल में जो क्लासरूम होता है तो पूरे क्लास को टीचर संभालता है ना। और हर एक क्लासरूम को, पूरे स्कूल को कौन संभालता है, प्रिंसिपल।
और हर एक सब्जेक्ट अलग अलग टीचर्स होता है ना, तो पहले समझो हर्षवर्धन और पुलकेशी टू प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल थे, लेकिन इनके बाद सारे किंग अलग अलग आते का मतलब कि हर एक अलग अलग टीचर्स आते हैं। ऐसे आप कंपेयर करोगे अपनी लाइफ से तो इजीली समझ में आएगा। हिस्ट्री में कंपैरिजन इज द की टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। हिस्ट्री को समझने के लिए कंपैरिजन बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। तो इनकी डेथ के बाद सब कुछ अलग अलग, नॉर्थ इंडिया में किंग्स आ गए राजपूत के ही, और साउथ इंडिया में भी पुलकेशी टू की डेथ के बाद अलग अलग किंग आए। इन्होंने हिंदू रिलीजन को, हिंदू कल्चर को अलाइव रखा, क्योंकि और बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के अलग अलग कंट्री से किंग आ रहे थे, लेकिन उनको आने नहीं दिया, और हमारा खुद का रिलीजन उन्होंने संभाल के रखा। और राजपूत का नेचर इसमें खास बात है जो कि हम अच्छे से समझेंगे, है ना। राजपूत की खासियत क्या थी, राजपूत का नेचर में सबसे पहली बात तो आती है उनकी बहादुरी, ब्रेवरी और करेज। उनकी हिम्मत, उनकी बहादुरी, उनकी ब्रेवरी, जो कि सबसे खास बात थी। आज भी अगर राजपूत की बात होती है तो सबसे पहले उनकी बहादुरी और हिम्मत की बात की जाती है ना। उनकी हिम्मत में एक बात तो और खास थी कि उनकी वुमेन्स भी बहुत हिम्मत वाली थी। जब लड़ाई की बात आती तो कई बार तो उनकी वुमेन्स, उनकी फीमेल्स अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी लड़ाई के मैदान में चली जाती थी लड़ने, और अपने हस्बैंड और सन्स को तो वो बोलते थे कि खुशी खुशी लड़ाई के मैदान में जाने देते थे कि जाओ लड़ाई करके आओ। आपके टेक्स्ट बुक में फोटो भी दिया होगा कि वुमेन मैन को तिलक लगाकर बोल रही है कि आप लड़ाई करने जाओ, है ना। तो उनकी ब्रेवरी बहुत खास थी, मैन में ही नहीं वुमेन्स में भी उनकी ब्रेवरी बताई गई है। ओके। फिर दूसरी बात थी काइंड टू नीडी पीपल। वो दूसरों का भला भी करते थे जब जरूरत पड़ती। गौ और ब्राह्मण्स के प्रोटेक्टर थे, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। गौ मतलब कि गाय माता हमारी, काव जो होती है हमारे हिंदू रिलीजन में उनको माता बोलते हैं, गॉड गॉडेस बोलते हैं। तो उनकी प्रोटेक्शन करते थे वो। ब्राह्मण्स जो पुजारी होते हैं उनकी रक्षा करते थे वो, ठीक है। और जो भी नीडी पीपल था, लाचार था, जो उनके सामने सरेंडर कर दे, तो उनकी भी वो रखवाली करते थे, ठीक है। और राइटियस इवन इन बैटल, लड़ाई के मैदान में भी वो धर्म का पालन करते थे, सही रास्ते पे चलते थे। राजपूतों की इन सब चीज़ों में एक बात खास थी कि जो वो सोच ले, जो वो ठान ले, वो करके ही रहते थे। अब बचपन से उन्होंने अच्छी चीज़ें सीखी थी, सही रास्ते पे चलना सीखा था, धर्म का पालन करना सीखा था, है ना। तो वही चीज़ उन्होंने बैटल में भी अपनाई, लड़ाई के मैदान में भी उन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं, सही रास्ते पे चले हैं, धर्म का पालन किया, ज़रूरत पड़ने पर लोगों की मदद की है, बहादुर से काम किया है, होश से काम लिया, कि जोश में होश नहीं खोया है उन्होंने। तो ये सारी उनकी बातें अच्छी थी, जिनकी वजह से ही 700 से 1200 तक उनका एज चला। 500 साल तक उनका एज इसीलिए चला, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन, और इसमें से एक बात बहुत खास है, एक की पॉइंट है इसमें। जब इनका एज चल रहा था तब इंडिया बहुत एक अमीर कंट्री था, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का बोलबाला चल रहा था, और इसीलिए हर एक अलग अलग कंट्री के किंग्स या फिर अलग रिलीजन से मुगल्स या सुल्तान इंडिया पर कब्जा करने के लिए, इंडिया को लूटने के लिए आ रहे थे, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा वेल्थ था, बहुत रिच कंट्री थी हमारी, है ना। लेकिन पूरा इन्होंने राजपूतों ने अकेले संभाल के रखा था कंट्री को। तो इसमें की पॉइंट यही है कि राजपूत डिफेंडेड इंडिया फ्रॉम राजपूतों के किंग एरा में इंडिया को 500 साल तक फॉरेन इन्वेशन से बचा के रखा। राजपूतों ने हमको 500 साल तक दूसरे देश के किंग्स को हमारे ऊपर हमला करने से बचा के रखा था। जब तक राजपूत थे तब तक सब कुछ सही था, इनके खत्म होने के बाद ही सब दूसरे देश के दूसरे कंट्रियों के किंग ने हमला किया था। उसके बाद ही ये जो अंग्रेजों का
अंग्रेजों ने हमारे पर वो चला था, डिक्टेटरशिप चली थी, वो इनके बाद ही हुआ था। इसीलिए हमारा फर्स्ट चैप्टर इनके बारे में है, ताकि इनके बाद आपको क्लाइमेक्स क्या क्या हुआ था वो पता चले, है ना। तो राजपूतों का किंगडम जो 500 साल तक चला था, उसमें बहुत सारे अलग अलग कंट्री के किंग्स ने कोशिश की, बहुत सारे सुल्तानों ने कोशिश की थी, लेकिन हमारे राजपूतों की बहादुरी और हिम्मत ने 500 साल तक अच्छे से चलाया देश को। ठीक है, तो इससे हमें सीखने को मिलता है ना, हिस्ट्री आपको बोरिंग लगती है, नहीं बोरिंग नहीं लगनी चाहिए आपको। हिस्ट्री या फिर ऐसे एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें से भी हम कुछ ना कुछ सीख करके अपनी लाइफ में अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें आपको क्या पता चलता है, राजपूत के नेचर से ही हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। राजपूत के नेचर से हमें पता चलता है कि उनका किंगडम 500 साल तक क्यों चला, क्योंकि उनमें बहादुरी और हिम्मत तो थी ही, जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करते थे और सही धर्म पे चलते थे, सही रास्ते पे चलते थे वो। तो ये तीनों चीज़ें अगर आज भी हम अप्लाई करें तो हमें भी कोई परेशान नहीं कर सकता, है ना। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन। अभी हम अलग अलग किंग्स, नॉर्थ इंडिया में उनके कौन से स्टेट्स थे, साउथ इंडिया में कौन से किंग और उनके स्टेट्स थे, है ना। हमारा नाम भी है न्यू रूलर्स और स्टेट्स, तो रूलर्स और स्टेट्स के बारे में अभी अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अभी हम राजपूत के ही अलग अलग स्टेट्स और रूलर्स के बारे में जानेंगे। तो नॉर्थ इंडिया से शुरू करेंगे, नॉर्थ इंडिया में कौन से किंग और स्टेट्स थे उनके बारे में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे किंग्स आए, बहुत सारे किंग्स गए, लेकिन 5 इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नॉर्थ इंडिया में। जैसे कि बुंदेलखंड के चंदेल राजपूत थे, परमार डायनेस्टी थी, सोलंकी डायनेस्टी थी, चावड़ा डायनेस्टी और चौहान डायनेस्टी। इन पांचों के बारे में हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ बहुत सारा चीज़ें दी हुई है। तो सबसे पहले तो डायनेस्टी का मतलब आपको पता होना चाहिए। डायनेस्टी मतलब कि किंगडम या फिर एक ऐसा किंगडम जो बहुत सारे स्टेट्स में है और वो एक ही फैमिली चला रही है। जैसे कि आपकी फैमिली में आपके दादाजी हैं, आपके पिताजी हैं, फिर आप हैं, तो ये पूरी एक पीढ़ी हुई ना। तो ऐसी एक पीढ़ी या फिर एक ही फैमिली जो पूरे किंगडम को चलाती जा रही है टाइम टू टाइम, तो वो पूरा जो किंगडम होगा उसको हम डायनेस्टी बोलेंगे। जैसे कि परमार डायनेस्टी है, तो परमार डायनेस्टी में जो सबसे पहले किंग थे उनके बेटे ही आगे चला रहे हैं किंगडम को, फिर उनके बेटे के बेटे, फिर उनके बेटे के बेटे, पूरी एक फैमिली ही अगर किंगडम चला रही है तो वो उस किंगडम को हम डायनेस्टी बोलेंगे। ठीक है, ओके। तो अभी हम शुरू करेंगे चंदेल राजपूत के बारे में। चंदेल्स में भी बहुत सारे किंग्स थे, लेकिन उनमें से गोविंद चंद्र जो बहुत ही बढ़िया किंग थे, उन्होंने हम हमारे इंडिया को मोहम्मद गजनी के अटैक से बचाया था। गोविंद चंद्र चंदेल राजपूत थे, जो कि बहुत बहादुर थे और बहुत बढ़िया किंग थे। ये चंदेल्स में से बहुत ही फेमस किंग ये भी बने गोविंद चंद्र, जिन्होंने मोहम्मद गजनी के अटैक से इंडिया को बचाया और बुद्ध के जो टेम्पल थे, बुद्ध रिलीजन के जो टेम्पल से उनको रिनोवेट करवाया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे दूसरे किंग आए, कीर्तिवर्मन करके किंग थे, या फिर ऐसे दूसरे किंग्स भी आए थे बुंदेलखंड में, चंदेल में, जिन्होंने बहुत सारे पिलग्रिमेज प्लेसेस बनाए। पिलग्रिमेज प्लेसेस मतलब कि रिलीजियस प्लेसेस, मंदिर, वर्शिप करने की जगह, बहुत सारे मंदिर इन्होंने बनाए। उनमें से बुंदेलखंड में एक बहुत फेमस प्लेस बन गई खाजूराहो। खाजूराहो बहुत ही फेमस पिलग्रिमेज प्लेस बनी बुंदेलखंड में, ये चंदेल राजपूत के टाइम पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मंदिर थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे मंदिर उन्होंने बनवाए, इसलिए वो बहुत ही खाजूराहो प्लेस एक बहुत फेमस प्लेस बन गई उधर। ठीक है, और इनको जेजा का भुक्ति के नाम से भी जाना गया। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं परमार डायनेस्टी के ऊपर। परमार डायनेस्टी जो कि परमार सरनेम वाले किंग ही चला रहे थे, इसलिए उसको डायनेस्टी बोलेंगे। और उनमें बहुत फेमस फेमस किंग में से 3 किंग बहुत फेमस थे, जैसे कि किंग भोज, मुंज और सियुक। परमार डायनेस्टी में मुंज, भोज और सियुक फेमस किंग्स बने, और ऐसा माना जाता है कि किंग भोज तो उनमें से ग्रेटेस्ट थे। परमार डायनेस्टी के सबसे बड़े किंग थे किंग भोज। क्यों? उन्होंने वो इतने फेमस क्यों थे? क्योंकि वो भी राजपूत के बहुत ही बहादुर किंग में से माने जाते थे, और इन्होंने एक ब्यूटीफुल सिटी बनाई थी भोजपुर नाम से, जो कि आज हम भोपाल के नाम से जानते हैं।
आज जो भोपाल नाम की सिटी है, उसको किंग भोज ने शुरुआत की थी बनाने में, और वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे माउंटेन्स थे, बहुत सारे छोटे छोटे हिल्स थे। ठीक है। तो परमार डायनेस्टी के भोज, मुंज और सियुक ये फेमस थे। फिर उसके बाद हम दो डायनेस्टी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया है, जो कि है सोलंकी और चौहान डायनेस्टी। इन दोनों में कनेक्शन कैसा है मैं बताता हूँ। देखो, सोलंकी डायनेस्टी के किंग थे, शकम्भरी से शुरुआत हुई थी। शकम्भरी एक प्लेस है जहाँ पे सोलंकी डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी, और वहाँ पे सोलंकी के किंग थे अजय राज। अजय राज करके बहुत ही बढ़िया किंग थे सोलंकी डायनेस्टी के। और चौहान डायनेस्टी के बहुत ही बढ़िया किंग थे सिद्धराज जयसिंह। सोलंकी और चौहान डायनेस्टी में एक कनेक्शन है, वो कैसे है मैं बताता हूँ। सोलंकी डायनेस्टी के किंग थे फेमस सिद्धराज जयसिंह, और चौहान डायनेस्टी के किंग थे अजय राज। चौहान डायनेस्टी को शुरू करने वाले किंग थे अजय राज। ठीक है। अजय राज के बेटे थे अजय राज टू, और उन अजय राज के बेटे थे अजय राज टू, और उनके बेटे थे अर्नोराज। अर्नोराज जो किंग थे, उनकी शादी हुई सिद्धराज जयसिंह की बेटी से। सिद्धराज जयसिंह की प्रिंसेस, सोलंकी डायनेस्टी की प्रिंसेस से शादी हुई अर्नोराज की। अर्नोराज, अजय राज की नहीं, अर्नोराज की। अजय राज के पोते थे अर्नोराज, जिनकी शादी हुई सिद्धराज जयसिंह की प्रिंसेस से। ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। सोलंकी और चौहान डायनेस्टी में कनेक्शन इस तरह से हुआ कि सोलंकी के सिद्धराज जयसिंह की बेटी की शादी हुई चौहान डायनेस्टी के अर्नोराज से, और उन उन दोनों के बेटा, उन दोनों को एक बेटा आया, सोमेश्वर। सोमेश्वर चौहान बेटा हुआ। किसको बेटा हुआ? अर्नोराज और सिद्धराज की प्रिंसेस जो थी, उनको बेटा हुआ सोमेश्वर। सोमेश्वर चौहान। और सोमेश्वर की जब शादी होती है और उनको बेटा होता है, वो होता है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज चौहान के पूर्वजों के बारे में हमने अभी अभी देखा, देखें। पृथ्वीराज का जन्म हुआ था तो उनके फादर कौन थे? सोमेश्वर। सोमेश्वर के फादर कौन थे? अर्नोराज। और अर्नोराज जो कि सोलंकी डायनेस्टी की सिद्धराज जयसिंह की जो बेटी थी, उनके साथ शादी हुई थी। ठीक है। तो चौहान डायनेस्टी शुरू हुई थी अजय राज से। अजय राज के बेटे थे अर्नोराज। अर्नोराज के बेटे हुए सोमेश्वर, और सोमेश्वर के बेटे हुए पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान से ही राजपूत एज खत्म होगी, या फिर चौहान डायनेस्टी खत्म होगी। कैसे? पृथ्वीराज चौहान शिहाबुद्दीन घोरी से लड़ाई करते हैं तराई के मैदान में। पहली लड़ाई तो पृथ्वीराज जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरी बार भी जब शिहाबुद्दीन अटैक करते हैं, तब तब पृथ्वीराज चौहान वो हार जाते हैं, बैटल ऑफ तराई। और उस लड़ाई की हार में यहाँ पे राजपूत एज खत्म हो जाएगा। वो कैसे होगा हम इस चैप्टर के एंड में देखेंगे। ठीक है। तो ये थी परमार डायनेस्टी, सोलंकी डायनेस्टी और चौहान डायनेस्टी। अभी हम चावड़ा डायनेस्टी के बारे में भी समझेंगे। ओके। अभी हमको गुजरात में जो राजपूत किंग्स आए थे उनके बारे में भी अच्छे से समझना है, और सोलंकी और चावड़ा डायनेस्टी खास करके गुजरात में अच्छे से उन्होंने सब कुछ संभाला था। ठीक है। तो सोलंकी डायनेस्टी के बढ़िया बढ़िया किंग कौन थे? सिद्धराज जयसिंह, और कुमारपाल। इन दोनों के बारे में हमारे टेक्स्ट बुक में बहुत बड़ी बात दी हुई है। और चावड़ा डायनेस्टी की शुरुआत की थी वनराज चावड़ा ने। वनराज चावड़ा अकेले किंग थे चावड़ा डायनेस्टी के, जिन्होंने अनिलवाड़ पाटन, वनराज चावड़ा ने चावड़ा डायनेस्टी की शुरुआत की थी और अनिलवाड़ पाटन नाम से एक टाउन बनवाया। अनिलवाड़ पाटन वनराज चावड़ा ने बनवाया था अपने दोस्त के नाम से ही। वनराज चावड़ा के बचपन के दोस्त थे, चाइल्डहुड फ्रेंड थे अनिलवाड़ भारवाड़।
उनके नाम से ही उन्होंने अनिलवाड़ पाटन एक टाउन बनवाया, जो कि आज के टाइम पे गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के एरिया में है। ठीक है, मतलब उसको हम आज कच्छ और सौराष्ट्र के नाम से जानते हैं। वही वनराज चावड़ा ने बनवाया था टाउन। ठीक है, तो ये तो उन्होंने बनवाया, उनका फोटो भी आपको टेक्स्ट बुक में दिया होगा कि किस तरह से वो शुरू कर रहे हैं अपना राज्य। ठीक है, लेकिन इनके बाद हम सीधा आएंगे सोलंकी डायनेस्टी पे। सोलंकी डायनेस्टी में बहुत सारे बढ़िया बढ़िया किंग थे, मूलराज थे, भीमदेव सोलंकी थे, लेकिन उनमें से सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल बहुत फेमस थे। ठीक है, इन दोनों के ऊपर हेमचंद्र आचार्य जी ने एक बुक, दोनों के ऊपर एक एक बुक बनवाई थी, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन उनसे पहले हम जाएंगे रानी उदयमती पे। सोलंकी डायनेस्टी में ही रानी उदयमती थी। रानी उदयमती जो जूनागढ़ के राजा की बेटी थी, जूनागढ़ के राजा की बेटी थी रानी उदयमती। वो क्यों फेमस है? इन्होंने बनाया था पाटन में एक वेल, स्टेप वेल, रानी की वाव। आपके क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कि रानी की वाव, स्टेपवेल जो है कुआं। स्टेपवेल मतलब कि सीढ़ियों से हम उसमें नीचे उतर सकते हैं या चढ़ सकते हैं। एक बढ़िया बड़ा सा कुआं बना हुआ है, वेल, स्टेप वेल, जो रानी उदयमती ने बनवाया था। वो आपको क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ठीक है, जो कहाँ था, पाटन में ही था। और यूनेस्को से उन्होंने, यूनेस्को ने आज वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसको मान लिया गया है। आज भी रानी की वाव को देखने के लिए अलग अलग कंट्रीज से लोग आते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है रानी की वाव, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, आज भी यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने फिरने आते हैं। तो वो किसने बनाया था? रानी उदयमती ने। ठीक है, और सिद्धराज जयसिंह की मदर भी एक बहुत बढ़िया क्वीन थी, रानी मीनल देवी। सिद्धराज की मदर थी मीनल देवी। वो भी बहुत बढ़िया क्वीन थी, उन्होंने भी बहुत सारे नीडी पीपल की मदद की थी, जस्टिस दिलाया था, बहुत सारे न्याय करने वाले काम किए थे। इन्होंने सबको जस्टिस दिलवाया। ठीक है, जस्टिस दिलवाया सबको। और पिलग्रिमेज टैक्स बैन करवाया, पिलग्रिमेज टैक्स को बंद करवाया। पिलग्रिमेज टैक्स, पिलग्रिमेज मतलब को मैं, मतलब मैंने आपको पहले बताया कि मंदिर और ये रिलीजियस प्लेसेस जो होते हैं वहाँ पे जो टैक्स लिया जाता था वो उन्होंने बंद करवाया। मीनल देवी ने बहुत लोगों को जस्टिस दिलवाया। मीनल देवी ने, वो मीनल देवी कौन थी? सिद्धराज की मदर। मीनल देवी सिद्धराज जयसिंह की मदर थी। ठीक है, तो ऐसे सोलंकी डायनेस्टी में सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल जो मेल किंग है, वो तो उन्होंने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, लेकिन सोलंकी के वुमेन्स, रानी उदयमती या मीनल देवी, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए। ठीक है, उदयमती ने रानी की वाव बनाया, मीनल देवी ने लोगों का भला किया। ठीक है, तो इसलिए राजपूत में हमने पहले भी देखा कि राजपूत के मेन तो अच्छे थे, लेकिन वुमेन्स भी ब्रेव थी। तो इसीलिए राजपूतों में बहुत यूनिटी थी, इसीलिए उनका राज्य 500 साल तक चला। क्यों? क्योंकि मैन और वुमेन मिलजुल के चलते थे। सिर्फ मैन ही नहीं अच्छे से संभाले थे, वुमेन ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए। ठीक है, अब सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल के ऊपर आचार्य हेमचंद्र जी ने जो बुक्स बनाई थी उसके बारे में देखते हैं। सिद्धराज के लिए आचार्य हेमचंद्र जी ने बुक्स बनाई थी, सिद्ध हेम शब्द नु शासन। शासन, सिद्ध हेम शब्दानुशासन, ये सिद्धराज जयसिंह के ऊपर एक ग्रामर बुक बनाई थी आचार्य हेमचंद्र जी ने। आचार्य हेमचंद्र, जिन्हें ये बनाई थी बुक सिद्धराज जयसिंह के ऊपर। सिद्धराज जयसिंह एक बहुत ही फेमस किंग थे सोलंकी डायनेस्टी के। उनकी ही बेटी की शादी हुई थी चौहान डायनेस्टी के अर्णोराज से, है ना।
फिर अनुराज और ये अनुराज का बेटे हुए सोमेश्वर, सोमेश्वर के बेटे हुए थे पृथ्वीराज चौहान, जो हमने अभी अभी देखा था। ठीक है, तो सिद्धराज के ऊपर जो बुक बनाई थी आचार्य जी ने, सिद्ध हेम शब्दानुशासन, उसको आपको याद करना है तो आप आधा आधा कर लो। सिद्ध मतलब कि सिद्धराज, और हेम शब्द नु, हेम शब्द मतलब कि हेमचंद्र के शब्द से सिद्धराज का शासन। हेमचंद्र जी के शब्दों में सिद्धराज का शासन, इस बुक का नाम था ये, हेम शब्दानुशासन, सिद्ध हेम शब्दानुशासन, है ना, सिद्ध हेम शब्दानुशासन, ये बुक का नाम था। और इस बुक का एक पूरा प्रोसेसन निकालवाया था पूरे पाटन में। प्रोसेसन मतलब कि पूरा जो यात्रा निकलवाई थी हाथी के ऊपर, इस बुक को रख करके, इस पूरे स्क्रिप्चर को हाथी के ऊपर, एलिफेंट के ऊपर रख करके पूरी पाटन में उनको घुमाया था। पाटन के किंग भी पैदल पैदल उस पूरे यात्रा में चल रहे थे। ठीक है, तो ये हेमचंद्र जी की बुक थी। और सिद्धराज के बाद कुमारपाल एक फेमस किंग बने थे। कुमारपाल जो कि सोलंकी डायनेस्टी के, वो भी एक बहुत बढ़िया किंग थे। कुमारपाल ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए। वो अहिंसा में मानते थे, मतलब कि लड़ाई झगड़े में नहीं, कुमारपाल सबका भला करने में मानते। बहुत लोगों का उन्होंने भला किया। एनिमल्स के ऊपर जो अत्याचार होता था वो रुकवाया। गैम्बलिंग, जो जुआ खेलते थे लोग, वो सब बंद करवाया। किसने? कुमारपाल ने। कुमारपाल ने गैम्बलिंग बंद करवाई, एनिमल स्लॉटर बंद करवाया, एनिमल के ऊपर स्लॉट करना मतलब कि अत्याचार करना, वो बंद करवाया। तो कुमारपाल बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत बढ़िया किंग थे। अहिंसा में मानते थे, लड़ाई झगड़े में नहीं, सबका भला करते थे। ठीक है, फिर कुमारपाल के बाद राजा बना अजयपाल, और अजयपाल के बाद आया मूलराज टू। ठीक है, मूलराज टू की लड़ाई हुई थी शिहाबुद्दीन गौरी से, और वो वहाँ पे हार गए थे मूलराज टू। ठीक है, मूलराज टू एक बहुत ही यंग किंग थे सोलंकी डायनेस्टी के, और उन वो हारे थे शिहाबुद्दीन गौरी से। शिहाबुद्दीन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुल्तान थे, जिन्होंने चौहान को भी हराया और सोलंकी में से मूलराज टू को भी हराया। और इस तरह से गुजरात में ये सोलंकी डायनेस्टी खत्म हुई। फिर आती है वाघेला डायनेस्टी। वाघेला डायनेस्टी, वाघेला के बहुत ही बढ़िया किंग थे करण देव। करण देव ने भी बहुत अच्छे से सब कुछ संभाला गुजरात में, लेकिन आखिरकार उनके भी जफर खान और ऐसे अलग अलग सुल्तानों के साथ, अहमद शाह उनके साथ लड़ाई हुई, और वहाँ पे गुजरात में सुल्तान पीरियड शुरू हुआ, और ये सोलंकी और राजपूतों की डायनेस्टी खत्म होती है गुजरात में, है ना। इस तरह से बहुत कुछ होगा राजपूतों के। अभी साउथ इंडिया के स्टेट्स भी हमको देखने हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया के बारे में आपको समझ में आ गया ना। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ जो मेन मेन जो किंग है, मेन मेन जो डायनेस्टी है, उनके बारे में कुछ चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हम बुंदेलखंड के चंदेल के बारे में हमने जाना था। गोविंद चंद्र ने शुरुआत की थी, और खाजूराहो एक उनका फेमस प्लेस बन गया था। ठीक है, फिर परमार डायनेस्टी की बात की हमने, तो उनमें से भोज, राजा भोज बहुत बढ़िया किंग थे, जिन्होंने भोपाल बनवाया। भोपाल जो आज के टाइम पे है, पहले के टाइम पे भोजपुर था। ठीक है, फिर सोलंकी डायनेस्टी और चौहान डायनेस्टी का हमने एक रिलेशन बताया, जिसमें सिद्धराज जयसिंह जो सोलंकी के किंग थे, और चौहान के किंग थे अजय राज। लेकिन अजयराज के बेटे थे अर्णोराज। अर्णोराज की शादी हुई सिद्धराज की बेटी के साथ। ठीक है, उसके बाद उनके बेटे आए सोमेश्वर, और सोमेश्वर के बेटे आए पृथ्वीराज चौहान। तो सोलंकी और चौहान का रिलेशन हमने क्यों बताया? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का जन्म जब हुआ था तो इन दोनों के मिलाप से हुआ था। ठीक है, वो कैसे हुआ था मैंने बताया ना। सिद्धराज की बेटी, सोलंकी डायनेस्टी की जो बेटी थी सिद्धराज की बेटी, उनकी शादी हुई चौहान के अर्णोराज से, और उनके बाद उनका पोता आया पृथ्वीराज। तो इस तरह से इनका कनेक्शन था। और सोलंकी में हमने कुमारपाल के बारे में जाना, मूलराज के बारे में जाना, उसके बाद वाघेला डायनेस्टी आई थी, है ना। और चावड़ा के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ आपको याद रखनी है कि वनराज चावड़ा। चावड़ा में कुछ और नहीं है, सिर्फ वनराज चावड़ा है जिन्होंने अनिलवाड़ पाटन गुजरात के कच्छ में बनवाया था। और उनकी खास बात यह थी कि उन्होंने अपने फ्रेंड के नाम से ही ये बनाया था, अनिलवाड़ पाटन।
अनिल भाड़वाड़, जो उनके बचपन के दोस्त थे, ठीक है। तो इस तरह से सब कुछ नॉर्थ इंडिया में स्टेट्स थे, नॉर्थ इंडिया की डायनेस्टीज थी। डायनेस्टी मतलब क्या, वो भी मैंने आपको बताया कि जो एक ही फैमिली बहुत सारे किंगडम, मतलब एक किंगडम को एक ही फैमिली चलाती जा रही है बहुत टाइम से, है ना, तो वो होती है डायनेस्टी। और इस तरह से नॉर्थ इंडिया में राजपूतों की डायनेस्टी थी। लास्ट में कर्णदेव वाघेला ने वाघेला डायनेस्टी को ख़त्म किया और राजपूत डायनेस्टी नॉर्थ इंडिया में ख़त्म हुई। फिर साउथ इंडिया के बारे में भी हम ऐसे ही देखेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।